Good evening, student. Today we have going to learn inverse variation. So first of all, we have learn one example, number of student in a row, number of row. यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इससे हम थोड़ा सा समझ लेंगे. तो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं, नंबर ऑफ रॉ दिए हुए हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं. जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा 6 नंबर ऑफ रॉ है और हर एक रॉ में 40 स्टूडेंट आए हुए हैं. तो जैसे ही यहाँ पर नंबर बढ़ा यानी रॉ यहाँ पर बड़े हैं यानी लाइंस बड़े हैं 24 आए हुए, तो हर एक रॉ में स्टूडेंट हुए 10. तो यहाँ पर आपको समझना है कि टोटल स्टूडेंट जितने भी है अगर हम उनकी लाइन ही बढ़ाएंगे तो हर एक लाइंस में वो जो नंबर है उनका वो कम होते जाएंगे. तो ये जो नंबर ऑफ रॉ जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर हर एक रॉ में कम होते जाएंगे. तो जो भी नंबर से स्टूडेंट का वो तो कांस्टेंट ही रहेगा. फ्रॉम द टेबल वी ऑब्जर्व दैट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑफ स्टूडेंट इन ईच रॉ एंड टोटल नंबर ऑफ रॉ इन ईच पेयर इज 240. तो आपको देखने के लिए मिलेगा अगर यहाँ पर हम जितने भी रॉ है और जितने भी हर एक रॉ में स्टूडेंट आए हुए हैं उनका अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मिलेंगे और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर 240 आते हैं. तो हर एक एग्जाम्पल में यहाँ पर जितने भी यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं हर एक में वैसे ही आएगा यानी 240 एक कांस्टेंट स्टूडेंट की वैल्यू आपको देखने के लिए मिलेगी. तो यहाँ पर यही आपको समझना है कि जैसे जैसे रॉ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे स्टूडेंट के जो नंबर्स है यानी हर एक रॉ में वो कम होते जाएंगे. विच इज़ कांस्टेंट और ये जो वैल्यू है 240 ये एक कांस्टेंट वैल्यू है. स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट ये यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू आपको देखने के लिए मिलेगी. बाकी ये यहाँ पर जो रो है और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रो है यानी जितनी भी लाइनें हैं और लाइन में जो भी नंबर्स आए हुए हैं स्टूडेंट के वो आपको कम ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे. लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की जो वैल्यू है 240 वो आपको कांस्टेंट यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी. विच इज़ कांस्टेंट इट मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ रो एंड नंबर ऑफ रॉ आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन और इसी को कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन. तो इसके पहले हमने क्या देखा था, डायरेक्ट प्रोपोर्शन देखा था. तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में देखा था कि जो यहाँ पर जो भी नंबर्स आते हैं अगर यहाँ पर हम वैल्यू बढ़ाएंगे तो दूसरी भी वैल्यू बढ़ती है, ये हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन में देखा था. लेकिन इनवर्स प्रोपोर्शन में हमें देखना है कि अगर हम एक वैल्यू बढ़ाते हैं तो दूसरी वैल्यू अपने आप कम होती है या फिर एक वैल्यू हम कम करते हैं तो दूसरी वैल्यू अपने आप बढ़ती है. तो यानी अपोजिट क्रिया यहाँ पर होती है. जैसे कि हम एक छोटा सा इजी एग्जांपल देखेंगे. देखो एक कोई काम है और काम करने के लिए एक मजदूर एक काम एक दिन में करता है. तो उसी काम के लिए अगर हमने मजदूर ज़्यादा बढ़ाए हैं तो एक दिन से ज़्यादा यानी काम करने के लिए एक दिन से भी ज़्यादा समय उनको लगेगा. यानी हमने मजदूर की जो नंबर है वो अगर वर्कर का जो नंबर से वो अगर हमने बढ़ाया तो काम करने का जो काम है यानी जो टाइम लगता है वो हमारा कम होने वाला है. यानी एक वैल्यू हमने बढ़ाई तो दूसरी वैल्यू हमारी यहाँ पर कम हो रही है, उसी को कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शन. तो यहाँ पर यही हमें आपको देखना है. इन अ पेयर ऑफ नंबर्स इफ द इंक्रीज इन वन नंबर्स कॉजेज डिक्रीज इन अदर नंबर्स. अगर एक नंबर बढ़ता है तो दूसरा नंबर यहाँ पर कम होता है. इन द सेम प्रपोर्शन द पेयर इज इन इनवर्स वेरिएशन. इन सच एन एग्जाम्पल if one numbers of the pair is doubled the other is halved. तो यहाँ पर यही हमें यहाँ पर स्टडी करना है इनवर्स वेरिएशन. फॉर्मूला देखना है. द स्टेटमेंट x is inversely proportional to y can also be expressed as there is inverse variation in x and y if x and y are in inverse proportion x इंटू वाई इज कांस्टेंट. तो जैसे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन में हमने जो कांस्टेंट k की वैल्यू देखी थी तो वो निकालने के लिए हमें
x डिवाइडेड y करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर इन्वर्स प्रोपोर्शन में हमें क्या करना है, अगर हमें कांस्टेंट k की वैल्यू निकालनी है तो x इंटू वाई करना है। ये डिफरेंस आपको याद रखना है। एज्यूमिंग द कांस्टेंट टू बी k, इट इज़ इजी टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। और इस तरह से हमें ये यहाँ पर सॉल्व करना है। इफ x वेरीज इन्वर्सली एज y, देन अगर x ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन y है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x इंटू वाई इस कांस्टेंट, जो भी कांस्टेंट वैल्यू हमें निकालनी है तो इन दोनों का यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। मैं आपको एक बार और से दोहरा रही हूँ कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन में हमने क्या किया था, कांस्टेंट वैल्यू निकालने के लिए हमने x डिवाइडेड y किया था, तभी जाकर हमें k की वैल्यू मिली थी। लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शन में हमें x इंटू वाई करना है। x इन्वर्सली वेरीज एज y इज रिटन एज x इन्वर्सली 1/y। इस तरह से ये हम लिखेंगे, जैसे कि हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शन में x डायरेक्टली प्रोपोर्शन y ऐसे लिखा था। अभी यहाँ पर इन्वर्सली है तो 1/y, इस तरह से ये लिखना है। ये डिफरेंस आपको यहाँ पर याद रखना है। इफ x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बाय y, दैट मीन्स x, ये अल्फा का साइन देना है, 1/y लिखना है। तो इसी को हम पढ़ते वक्त कैसे कहेंगे, x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बाय y, x इज इक्वल टू k बाय y। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी तो ये यहाँ पर आएगी, तभी जाकर हम x इंटू वाई करेंगे। यानी अगर y की साइड हम चेंज करते हैं तो यहाँ पर x इंटू वाई इज इक्वल टू k, यानी कांस्टेंट वैल्यू हमें यहाँ पर मिलने वाली है। और x इंटू वाई इज इक्वल टू k, इस तरह से। दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन k, इट इज़ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर है जो हम देखेंगे और उसे अच्छे से समझ लेंगे। सॉल्व एग्जाम्पल, इफ अ वेरीज इन्वर्सली एज b, देन कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पर a इन्वर्सली प्रोपोर्शनल b है, दैट मीन्स a इंटू बी इज इक्वल टू k। अगर a और b का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें कांस्टेंट k यहाँ पर मिलता है। तो जैसे हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के एग्जाम्पल छोड़ा है, वैसे ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के एग्जाम्पल छुड़ाने हैं। सिर्फ इतना याद रखना है कि यहाँ पर जो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शन में है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो देखो यहाँ पर ये वैल्यू दी हुई है, a की वैल्यू है, b की वैल्यू है। अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम कांस्टेंट k हमें यहाँ पर मिलता है। अभी देखो एक बात, इसके पहले भी मैंने बताया, कांस्टेंट वैल्यू जो रहती है वो कांस्टेंट ही रहती है। अगर ये दोनों भी नंबर यहाँ पर चेंज होते हैं तो भी जो कांस्टेंट नंबर है वो कांस्टेंट ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पर ये जो टेबल दिए हुए हैं, पहले इसमें भी 120 है, दूसरे इसमें 120, यहाँ पर भी 120 आएगा और यहाँ पर भी 120 ही आएगा। सिर्फ ये नंबर आपको चेंजेस होते हुए यहाँ पर दिखेंगे। बट यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, इसका मतलब अगर नीचे की वैल्यू बढ़ती है तो ऊपर की वैल्यू घटती है, इस तरह से ये आएगा। यानी इक्वल में नहीं आएगा, यानी बढ़ती है तो दोनों ही वैल्यू की वैल्यू बढ़ेगी, कम होती है तो दोनों भी वैल्यू कम होंगे, ऐसा नहीं है। तो देखो यहाँ पर हमें कांस्टेंट वैल्यू k मिली है, तो हम इजीली ये दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पर a इंटू बी इज इक्वल टू k। यहाँ पर पहले फॉर्मूला लिख लेंगे। पहले लिखेंगे क्या है, a इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बाय b है, इस तरह से लिखेंगे। दैट मीन्स a इंटू बी इज इक्वल टू k, कॉन्स्टेंट k। तो यहाँ पर आपको a की वैल्यू दी हुई है 12, k कांस्टेंट की वैल्यू तो यहाँ पर पहले से ही है 120 जो हमने लिखी है। तो अभी हमें निकालना है b, यहाँ पर b की वैल्यू निकालनी है। तो ये इक्वेशन हम देखेंगे क्या है, b की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अगर b की वैल्यू निकालनी है तो b लिखेंगे, b इज इक्वल टू यहाँ पर k लिखेंगे। और a की साइड चेंज करनी है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, साइड चेंज होने के बाद वो डिवाइडेशन में कन्वर्ट होगा, यानी k डिवाइडेड बाय a। एंड देयरफॉर b इज इक्वल टू k की वैल्यू 120 है और यहाँ पर a दिया हुआ है 12। तो यहाँ पर b इज इक्वल टू क्या आने वाला है, 10। 120 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 10। इस तरह से यहाँ पे आपको जितनी भी वैल्यू है, यहाँ पर जैसे b की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर भी b की वैल्यू हम वैसे निकालेंगे। यहाँ a की वैल्यू निकालनी है तो उसी तरह से हम a की भी वैल्यू निकाल सकते हैं।
तो वैसे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं। अभी देखो हम लास्ट वाला एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे। एग्जाम्पल एफ इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल बाय डी when d इज इक्वल टू 5, f इज इक्वल टू 18। यहाँ पर d की वैल्यू दी हुई है 5, f की वैल्यू 18 दी हुई है। तो आपको यहाँ पर वैल्यू निकालनी है, कांस्टेंट k निकालना है। हेंस इफ d इज इक्वल टू 10 फाइंड f। तो पहले हम कांस्टेंट k निकालेंगे। अगर कांस्टेंट k आप निकाल रहे हैं तो बाकी जैसे भी यहाँ पर जैसे d की वैल्यू दी है तो इजीली आप f की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगर f की वैल्यू दी हुई है तो आप इजीली d की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट k की वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है, वो कांस्टेंट ही रहने वाली है। तो इसी हिसाब से यहाँ पर ये एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाए हुए हैं। यहाँ पर f डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बाय डी स्क्वेयर है, तो यहाँ पर डी की वैल्यू जो भी है वो आपको स्क्वेयर में ही लिखनी है। जैसे कि यहाँ पर 10 ही दिया हुआ तो डी स्क्वेयर यानी 10 स्क्वेयर आएगा। तो 10 स्क्वेयर का मतलब हम कितना लिखेंगे, 100 लिखेंगे। यहाँ पर 10 स्क्वेयर का मतलब कितना लिखेंगे, 100। तो वैसे ही आपको यहाँ पर ये वैल्यू निकालनी है। एफ की वैल्यू 18 है तो 18 ही रखेंगे और इस तरह से आपको ये छुड़ाना है। प्रैक्टिस सेट 7.2 ये भी वैसे छुड़ाना है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, वर्कर्स ऑफ नंबर्स ऑफ वर्कर्स डेज दिए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर वर्कर्स की डेज जैसे कम होंगे तो वर्कर्स ज़्यादा लगेंगे, डेज अगर ज़्यादा है तो वर्कर्स कम लगेंगे। इस तरह से इसके हिसाब से ये छुड़ाना है। तो देखो इसीलिए ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन में है दिया